दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मिस्ट्री क्लब में। हम सुन रहे हैं आर्थर कोनन डॉयल ने लिखी शर्लॉक होम्स मिस्ट्री द रेड हेडेड लीग। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम यूं ही आप तक आपकी फेवरेट मिस्ट्रीज लाते रहें। द रेड हेडेड लीग के पिछले पार्ट में हमने देखा कि मिस्टर जेबस विल्सन अपनी स्ट्रेंज और मिस्टीरियस एक्सपीरियंस के बारे में शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन को बता रहे हैं। द मॉर्निंग क्रॉनिकल न्यूज़पेपर में छपा वो अजीबोगरीब एडवर्टाइजमेंट और मिस्टर जेबस विल्सन के असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग के बारे में भी हमने सुना। मिस्टर विल्सन ने द रेड हेडेड लीग के ऑफिस में जाकर वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का मन बना लिया है और अब वो विंसेंट के साथ वहां जाने के लिए रेडी है। आगे क्या होता है देखते हैं द रेड हेडेड लीग के दूसरे पार्ट में। मिस्टर होम्स, मेरे असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग को द रेड हेडेड लीग के बारे में काफ़ी कुछ पता था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया और मंडे की सुबह दुकान बंद करके एडवर्टाइजमेंट में दिए गए एड्रेस की तरफ हम निकल पड़े। मिस्टर विल्सन ने अपनी कहानी कंटिन्यू करते हुए कहा, मिस्टर होम्स, फ्लीट स्ट्रीट पर मैंने जो नज़ारा देखा वैसा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर दिशा से हर वो आदमी जिसके बालों में थोड़ा सा भी रेड का शेड था, वो एडवर्टाइजमेंट का जवाब देने के लिए उस जगह आया हुआ था। पूरा फ्लीट स्ट्रीट लाल बालों वाले आदमियों से भरा हुआ था, मानो पूरी सड़क लाल रंग की नदी बन गई हो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंग्लैंड में इतने रेड हेडेड लोग होंगे जितने उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से उस सड़क पर उस दिन इकट्ठा हुए थे। हर तरह के रंग थे, किसी का लाइट रेड, किसी का डार्क रेड, किसी का ऑरेंज, लेकिन जैसा विंसेंट ने कहा था, असली डीप रेड कलर वाले ज्यादा नहीं थे। जब मैंने देखा कि मेरा मुकाबला इतने सारे लोगों के साथ है तो मैं हिम्मत हार गया और वापस लौटने के लिए मुड़ने ही वाला था, लेकिन विंसेंट ने हार नहीं मानी। पता नहीं कैसे वो धक्का मुक्की करके किसी तरह उस भीड़ में रास्ता बनाते हुए मुझे आगे खींचता हुआ ले गया। रेड हेडेड लीग के ऑफिस की सीढ़ियों पर डबल लाइन लगी हुई थी। कुछ लोग उम्मीद से ऊपर जा रहे थे और कुछ लोग निराश होकर वापस नीचे आ रहे थे। किसी तरह उस भीड़ से रास्ता निकालते हुए विंसेंट ने मुझे सीधे ऑफिस के दरवाजे के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। आपका एक्सपीरियंस बहुत ही एंटरटेनिंग है, होम्स ने कहा जब मिस्टर विल्सन ने सांस लेने के लिए और अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया। प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू। रेड हेडेड लीग के ऑफिस में 2 वुडन चेयर्स और एक टेबल के अलावा कुछ भी नहीं था, मिस्टर विल्सन ने बताया। टेबल के पीछे एक छोटा सा आदमी बैठा था जिसके बाल मुझसे भी ज़्यादा लाल थे। वो हर कैंडिडेट से कुछ शब्द कहता था और उनमें कोई ना कोई फॉल्ट निकाल के उनको डिस्क्वालीफाई कर देता था और जाने को कहता था। रेड हेडेड लीग में वैकेंसी मिलना शायद इतना भी आसान नहीं होने वाला था जितना कि मुझे लगा था। जब मेरी बारी आई तो उस आदमी ने सरप्राइज होकर मेरी तरफ देखा। मेरे बालों का रंग देखकर उसका चेहरा खिल उठा। मुझे चेयर पर बिठाते हुए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर का शोरगुल अचानक से गायब हो गया और ऑफिस में शांति छा गई। ये मिस्टर जेबस विल्सन है, मेरे पीछे खड़े विंसेंट ने उस आदमी से कहा, और ये रेड हेडेड लीग की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहेंगे और मुझे लगता है इनसे बेहतर और कोई कैंडिडेट हमें मिल ही नहीं सकता इस वैकेंसी के लिए। उस आदमी ने बड़ी ही खुशी से जवाब दिया। आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड। मिस्टर विल्सन, आप में हर वो क्वालिटी है जो रेड हेडेड लीग के मेंबर में होनी चाहिए। इतने शानदार लाल बाल मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे, उस आदमी ने कहा। ऐसा कहकर वो थोड़ा सा पीछे गया, अपना सिर एक तरफ झुकाया और काफी देर तक मुझे स्टेयर किया।
इतनी देर कि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगा। फिर अचानक वो आगे बढ़ा और बड़ी ही गर्म जोशी से उसने मुझसे हाथ मिलाया और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। मिस्टर विल्सन, प्लीज़ फॉरगिव मी, लेकिन मुझे एक छोटी सी प्रिकॉशन लेनी होगी। ऐसा कहकर उस आदमी ने एक बहुत ही अजीब चीज़ की। उसने मेरे बालों को दोनों हाथों से पकड़कर इतना जोर से खींचा कि मैं दर्द से चिल्ला उठा। माफ़ कीजिएगा मिस्टर विल्सन, आपकी आंखों में तो पानी आ गया, उन्होंने मेरे बालों को छोड़ते हुए कहा। वंस अगेन आई एम सो सॉरी, पर मुझे अब यकीन आ गया है कि सब कुछ ठीक है। हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है। कई बार लोग विग्स पहनकर या बालों को नकली रंग लगाकर हमें चकमा देने की कोशिश करते हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसा कहकर वो विंडो की तरफ गए और नीचे देखते हुए जोर से चिल्लाकर बोले, रेड हेडेड लीग की वैकेंसी फिल हो चुकी है। नीचे सड़क पे जो भीड़ लगी थी उसमें से कई निराशा की आवाज़ें सुनाई दी और लोग धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं में निकलने लगे और देखते ही देखते पूरी सड़क खाली हो गई। अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए उस आदमी ने कहा, मेरा नाम मिस्टर डंकन रॉस है और मैं खुद कई सालों से रेड हेडेड लीग के फंड से पेंशन पाने वालों में से एक हूँ। क्या आप शादीशुदा हैं मिस्टर विल्सन? क्या आपका कोई परिवार है? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैंने कहा। मिस्टर डंकन रॉस का चेहरा तुरंत उतर गया। ओह डियर, उन्होंने कहा, दैट इज़ वेरी सैड। मुझे सुनकर अफसोस हुआ। रेड हेडेड लीग असल में लाल बालों वाले पुरुषों की देखभाल और उनके फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। लीग के मेंबर बनने के लिए फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। लीग के बायलॉज में ये क्लॉज बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि आप एक बैचलर हैं। ये सुनकर मेरा चेहरा भी लंबा हो गया मिस्टर होम्स, क्योंकि मुझे लगा कि इतना सब करके भी वैकेंसी हाथ से निकल जाएगी। लेकिन कुछ मिनट सोचने के बाद मिस्टर रॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी और केस में ये फैक्ट एक डील ब्रेकर हो सकती थी, लेकिन मुझे आप जैसे शानदार बालों वाले आदमी को निराश नहीं करना है। आपके फेवर में रूल्स को थोड़ा बेंड करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आप अपनी नई ड्यूटीज़ कब से शुरू कर पाएंगे? इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, मैंने कहा, क्योंकि मेरा एक पॉन ब्रोकिंग का बिजनेस है। ओह, उसकी चिंता मत कीजिए मिस्टर विल्सन, विंसेंट ने कहा। मैं आपकी एब्सेंस में आपके बिजनेस की ठीक से देखभाल करूंगा। थैंक यू विंसेंट, मैंने कहा। और फिर मिस्टर डंकन रॉस की तरफ देखते हुए मैंने उनसे पूछा, मेरे काम का टाइम क्या होगा? सुबह 10 से 2, मिस्टर रॉस ने बताया। अब मिस्टर होम्स, एक पॉन ब्रोकर का बिजनेस ज़्यादातर शाम को होता है, खासकर थर्सडे और फ्राइडे शाम को, यानी पे डे के ठीक पहले। तो सुबह का वक्त मेरा वैसे भी काफ़ी फ्री होता है। बिसाइड्स मैं जानता था कि मेरा असिस्टेंट एक अच्छा आदमी है और वो सब कुछ संभाल लेगा। हाँ, 10 से 2 का वक्त मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने मिस्टर रॉस से कहा। और पैसे कितने मिलेंगे? हफ्ते के 4 पाउंड्स, मिस्टर रॉस ने कहा। और मेरा काम एग्जैक्टली क्या होगा? मैंने पूछा। काम बिल्कुल आसान है, मिस्टर रॉस ने कहा। हाँ, लेकिन आप किस काम को आसान कह रहे हैं? मैंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। वेल मिस्टर विल्सन, आपको 10 से 2 पूरा टाइम इस ऑफिस में या कम से कम इस बिल्डिंग में रहना होगा। अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आप अपनी पोजीशन हमेशा के लिए खो देंगे। लीग के बायलॉज में ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर आप ऑफिस टाइम के दौरान बाहर निकलते हैं तो आप उन बायलॉज को ब्रेक करोगे, मिस्टर रॉस ने कहा। हाँ हाँ, बात सिर्फ 4 घंटों की है और मैं ऑफिस से बाहर निकलने के बारे में सोचूंगा भी नहीं, मैंने कहा। कोई बहाना नहीं चलेगा, मिस्टर डंकन रॉस ने कहा। ना बीमारी, ना बिजनेस, ना कुछ और। आपको यहीं रहना होगा, वरना आप अपना काम खो देंगे। और काम क्या करना है? मैंने पूछा। एक भारी भरकम मोटी किताब को टेबल पर पटकते हुए मिस्टर रॉस ने कहा,
आपको इस एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को पेज बाय पेज कॉपी करना है। ये रहा एनसाइक्लोपीडिया का फर्स्ट वॉल्यूम। इंक, पेन और पेपर आपको खुद लानी होगी, लेकिन हम ये टेबल और चेयर प्रोवाइड करेंगे। क्या आप कल से आ पाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। वेरी गुड। तो गुड बाय मिस्टर जेबिस विल्सन, कल मिलेंगे। और एक बार फिर रेड हेडेड लीग के मेंबर बनने पर कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये पोजीशन सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। ये कहते हुए मिस्टर रॉस मुझे ऑफिस के दरवाजे तक छोड़ने आए और मैं विंसेंट के साथ घर की तरफ चल दिया। खुशी के मारे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ और क्या करूँ। लेकिन मैंने दिन भर इस मामले के बारे में सोचा और शाम तक मैं फिर से लो फील कर रहा था, क्योंकि मैंने अपने आप को यकीन दिला दिया था कि ये पूरा मामला शायद कोई बड़ा धोखा या फ्रॉड होगा। हालांकि इस धोखे का मकसद क्या हो सकता है, ये मेरे समझ के बाहर था। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था कि कोई ऐसी वसीयत बना सकता है जिसमें एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को पेज बाय पेज कॉपी करने जैसे सिंपल काम के लिए इतनी बड़ी रकम दी जाए। विंसेंट स्पॉल्डिंग ने मेरा हौसला बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रात तक मैं पूरी तरह निराश हो चुका था। हालांकि सुबह मैंने डिसाइड किया कि ये मामला समझने का एक ही तरीका है। तो मैं एक इंक की बोतल, एक पेन और 7 फुलस्कैप पेपर साथ में लेकर रेड हेडेड लीग की ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि सब कुछ नॉर्मल था। ऑफिस में मेरे लिए टेबल सेट किया गया था और मिस्टर डंकन रॉस भी ऑफिस में मौजूद थे, ये देखने के लिए कि मैं ठीक से काम पर लग जाऊं। मैंने लेटर ए से एनसाइक्लोपीडिया को कॉपी करने का काम शुरू किया और मिस्टर रॉस वहां से चले गए। लेकिन वो बीच बीच में आकर देखते थे कि सब ठीक है ना। ठीक 2 बजे मिस्टर रॉस ने मुझे गुड डे कहा। मैंने एक दिन में जितना लिखा था उस पर मेरी तारीफ की और मेरे बाद ऑफिस का दरवाज़ा लॉक कर दिया। ये सिलसिला कई दिनों तक चला मिस्टर होम्स, और सैटरडे को मिस्टर रॉस आए और मेरे हफ्ते भर के काम के लिए 4 1-1 पाउंड के कॉइन्स मेरे सामने टेबल पर रख दिए। अगले हफ्ते भी यही हुआ, उसके अगले हफ्ते भी यही हुआ। हर सुबह ठीक 10 बजे मैं वहाँ पहुँचता था और हर दोपहर ठीक 2 बजे वहाँ से निकलता था। धीरे धीरे मिस्टर रॉस का आना कम होता गया। बाद में तो वो दिन में सिर्फ एक ही बार आते थे और फिर कुछ समय बाद तो वो बिल्कुल नहीं आते थे। फिर भी मैंने एक पल के लिए भी ऑफिस से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो कब आ सकते हैं, और काम इतना अच्छा था, मुझे इतना सूट करता था कि मैं उसे खोने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। 8 हफ्ते ऐसे ही गुजर गए और मैं एबट्स और आर्चरी और आर्मर और आर्किटेक्चर और एटिका जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में पूरी लगन से लिखता गया और बहुत जल्द लेटर बी पर पहुंचने वाला था। इसमें मुझे फुलस्कैप पेपर्स का कुछ खर्चा करना पड़ा और मैंने अपने लिखे हुए पेपर्स से लगभग एक शेल्फ भर भी दी थी। और फिर एक दिन अचानक से सारा मामला ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया? होम्स ने चौंक कर पूछा। हाँ सर, आज सुबह की बात है। मैं 10 बजे हमेशा की तरह अपने काम पर गया, लेकिन ऑफिस का दरवाज़ा बंद और लॉक्ड था और दरवाजे पर यह छोटा स्क्वायर कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगाया हुआ था। ये रहा, आप खुद ही पढ़ लीजिए। मिस्टर विल्सन ने एक सफ़ेद कार्डबोर्ड का टुकड़ा उठाया जो एक नोट पेपर की शीट के साइज का था। उस पर लिखा था, द रेड हेडेड लीग इज डिसॉल्व्ड। रेड हेडेड लीग को बंद कर दिया गया है, अक्टूबर 9, 1890। शेरलॉक होम्स और मैंने इस चौंका देने वाले अनाउंसमेंट और उसके पीछे के मिस्टर विल्सन के दुखी चेहरे को देखा। इस सिचुएशन की कॉमेडी अचानक से हम दोनों को रियलाइज हुई और हम दोनों जोर से हंस पड़े। मुझे नहीं लगता इसमें हंसने जैसी कोई बात है, हमारे क्लाइंट ने चिल्लाया। उनके लाल बालों जितना ही उनका चेहरा भी गुस्से में लाल हो गया। अगर आप मुझ पर हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते तो आई विल टेक माई केस एल्सवेयर। नहीं नहीं, होम्स ने चिल्लाया और अपने चेयर से उठते हुए मिस्टर विल्सन को वापस धकेलकर अपने चेयर में बिठाया।
मैं किसी भी हालत में आपका ये केस मिस नहीं कर सकता। ये केस रिफ्रेशिंगली अनयूजुअल है। लेकिन प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानिए, सिचुएशन थोड़ी फनी ज़रूर है। नाउ प्लीज़ टेल अस, दरवाजे पर ये कार्ड मिलने के बाद आपने क्या स्टेप्स लिए? मैं दंग रह गया था सर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए मैंने आसपास के ऑफिसेज में पूछताछ की, लेकिन किसी को भी रेड हेडेड लीग या डंकन रॉस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फाइनली मैं उस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड के पास गया जिसका ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस है, और मैंने उनसे पूछा कि रेड हेडेड लीग का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना ही नहीं है। फिर मैंने उनसे मिस्टर डंकन रॉस के बारे में पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये नाम भी उन्होंने पहली बार सुना है। अरे वो जिनका ऑफिस नंबर 4 वाले कमरे में था, मैंने लैंडलॉर्ड से पूछा। अच्छा वो लाल बालों वाला आदमी, लैंडलॉर्ड ने कहा। हाँ वही तो डंकन रॉस है, मैंने कहा। लेकिन मुझे तो उन्होंने अपना नाम विलियम मॉरिस बताया था, लैंडलॉर्ड ने बताया। वो एक लॉयर है और उन्होंने वो ऑफिस टेम्पररीली रेंट किया था जब तक उनका अपना नया ऑफिस रेडी नहीं हो जाता। वो तो कल ही अपने नए ऑफिस शिफ्ट हो गए। मैं उनसे कहाँ मिल सकता हूँ, मैंने पूछा। उनके नए ऑफिस में नेचुरली, लैंडलॉर्ड ने बताया। उन्होंने मुझे एड्रेस भी दिया था, ये रहा 17 किंग एडवर्ड स्ट्रीट, सेंट पॉल के पास। लैंडलॉर्ड ने बताए हुए इस पते की तरफ मैं निकल पड़ा, लेकिन जब मैं उस एड्रेस पर पहुंचा तो वो आर्टिफिशियल नी कैप्स बनाने वाली फैक्ट्री निकली। और वहां भी किसी ने ना मिस्टर विलियम मॉरिस के बारे में सुना था, ना मिस्टर डंकन रॉस के बारे में। और फिर आपने क्या किया, होम्स ने पूछा। मैं वापस घर गया और मैंने विंसेंट की एडवाइस ली, लेकिन वो भी मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाया। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने थोड़ा पेशेंटली वेट करना चाहिए और मुझे ज़रूर पोस्ट से कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता मिस्टर होम्स। मैं इतनी अच्छी पोजीशन नहीं खोना चाहता, और क्योंकि मैंने सुना था कि आप गरीब ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं, मैं तुरंत आपके पास चला आया। ये बिल्कुल समझदारी का काम किया आपने, होम्स ने कहा। आपका केस बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल है, और मैं ज़रूर इस मामले को इन्वेस्टिगेट करूँगा। जो कुछ आपने मुझे बताया है उससे मैं इतना तो यकीन से कह सकता हूँ कि ये मामला पहली नज़र में जैसा और जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। हाँ मामला गहरा तो ज़रूर है, मिस्टर विल्सन ने कहा। इस हफ्ते के पूरे 4 पाउंड्स मैंने गवा दिए हैं। जहाँ तक पर्सनली आपकी बात है, होम्स ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको इस अजीबोगरीब रेड हेडेड लीग के खिलाफ कोई शिकायत होनी चाहिए। आखिर इस पूरे मामले में आपको कम से कम 30 पाउंड्स का फ़ायदा ही हुआ है, और लेटर ए के अंडर आने वाले हर सब्जेक्ट पर मिली हुई डिटेल्ड नॉलेज वो तो बोनस है। कुल मिलाकर इस पूरे मसले में आपका कोई लॉस नहीं हुआ है। कंफ्यूज से दिखने वाले मिस्टर विल्सन ने कहा, हाँ आपकी बात तो सही है सर, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये घिनौना मजाक किसने किया और मुझे इस तरह फंसा कर उन्हें क्या मिला। 32 पाउंड्स का ये महंगा खेल खेल कर उन्होंने आखिर क्या हासिल कर लिया। तो दोस्तों ये था आर्थर कोनन डॉयल ने लिखी शेरलॉक होम्स मिस्ट्री द रेड हेडेड लीग का सेकंड पार्ट। मिस्टर विल्सन को ना के बराबर काम के बदले में मिल रहे थे अच्छे खासे पैसे, लेकिन अचानक सारा मामला धुआं हो गया। शेरलॉक होम्स अब क्या करेंगे? क्या वो इस मिस्टीरियस रेड हेडेड लीग का राज खोल पाएंगे? क्या है इस पूरी कहानी का असली मकसद? क्या मिस्टर विल्सन के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक मजाक था, या इसके पीछे है कोई बड़ा प्लान? इन सभी सवालों के जवाब और इस अनोखे सीक्रेट को जानेंगे द रेड हेडेड लीग के अगले पार्ट में, सिर्फ मिडनाइट मिस्ट्री क्लब पर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।